अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद। प्रोग्राम है ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएँ, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। और ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं डायबिटीज़ पाकिस्तान के फोरम से। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मामला कुछ ये है नाज़रीन कि हमने 2 प्रोग्राम्स यके बाद दीगरे आपके साथ किए, उनको रिपीट भी किया। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन ने आपको ये मालूमात अपने क्लिनिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज से फ़राहम की कि जब रमज़ान का आगाज़ हो तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सी ऐसी कैटेगरीज़ हैं जो रोज़ा ना भी रखें तो उनको अल्लाह पाक ने छूट दी है कि बीमारी की हालत में वो रोज़ा ना रखें, और उसके लिए इस्लाम के तहत जो भी कुफ़ारा दे सकते हैं, किसी और को रोज़ा रखवा सकते हैं। एक फिर उन्होंने ये आपको बताया कि रोज़ा कौन कौन रखें, किस तरह से रखें, खाने पीने की क्या एहतियाती तदाबीर होंगी, अपनी वर्जिश की, सोने की, और अपनी गोलियां जो आप खा रहे हैं उनकी, डायबिटीज़ के लिए जो एंटी डायबिटिक मेडिसिन हैं उनकी, अगर कोई इंसुलिन ले रहा है किस किस्म की इंसुलिन है। यानी ये सारी गुफ्तगू आपकी सेहत के बारे में फॉर प्री डायबिटिक्स एंड डायबिटिक्स डॉक्टर इम्तियाज़ हसन ने आपको वाज़े करके बताई कि क्या क्या आप कर सकते हैं जिससे आप रोज़े रखें और आपकी सेहत जो है उस पर भी कोई बुरा असर ना पड़े। अब हम दूसरे अशरे में हैं, रमज़ान के 2019 में, और अब इंशाल्लाह तीसरा अशरा शुरू होने वाला है। आज हम डॉक्टर इम्तियाज़ हसन से ये बात करेंगे कि ये जो रमज़ान के बाकी दिन रह गए हैं उसमें माशाल्लाह अब 2-3 हफ़्ते से प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले रमज़ान की तैयारी करवा रहे थे मरीज़ों को डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, अब इनके क्लिनिक में जो रोज़ा रखे लोग आते हैं उनके रोज़े कैसे चल रहे हैं, उनकी HbA1c कैसी चल रही है, उनके और मामलात कैसे चल रहे हैं। एक तो वो जो हैंड्स ऑन अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। दूसरा ये कि ये जो बाकी दिन रह गए हैं रमज़ान के, उसमें क्या ऐसे चेंजेस हो सकते हैं कि जिनकी वजह से बाकी रोज़े अल्लाह ना करे कि किसी के ख़राब हों या सेहत ख़राब हो या शुगर बिगड़े, कोई बिगाड़ पैदा हो, इस पे कुछ बताएंगे। और तीसरा, हम आज के प्रोग्राम में अगर वक्त मिला या फिर अगले प्रोग्राम में ईद की तैयारी डायबिटिक्स और प्री डायबिटिक्स ने कैसे करनी है, उसमें क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी है, ये है जनाब आज के हमारे प्रोग्राम का मेन स्टे। और फिर उसी से जुड़ता हुआ हम अगला प्रोग्राम भी करेंगे। आइए आपको मिलवाता हूँ डॉक्टर इम्तियाज़ हसन से। सर अस्सलाम वालेकुम, आपकी आमद का एक दफ़ा फिर से बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन हमारे मेडिकल डायरेक्टर हैं, डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के। गुज़श्ता 2 दहाइयों से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसके अलावा हमारे पाकिस्तान के चोटी के नामवर कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट में से एक हैं। मिस नादिया शेख हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। मिस नादिया, ये जो मैंने जो भी बातचीत अभी की तो डॉक्टर इम्तियाज़ से हम इस्तिफ़ादा करते हैं। आप सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब, आधे से ज़्यादा रोज़े जैसे कि गुजर चुके हैं और गर्मी भी आगे बढ़ती जा रही है, तो अफ्तार पार्टीज़ चल रही हैं, सहरी में लोग इवन सहरी पार्टीज़ भी चल रही हैं, लोग ज़्यादा खा रहे हैं। और साथ साथ क्योंकि ईद की आमद भी है, ईद करीब है, तो लोग शॉपिंग्स वगैरह भी करते हैं, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे शॉपिंग्स पे लगाते हैं। तो उनके लिए आप क्या गाइडलाइंस फ्राहम करेंगे कि उनको क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए कि उनके लिए किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो? देखिए, जो डायबिटीज़ है ना, एक इसको लाइफस्टाइल हम कहते हैं कि डायबिटीज़ एक पैरेलल लाइफस्टाइल है जो अच्छा लाइफस्टाइल है, और हर नॉर्मल आदमी को भी डायबिटिक लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए। अच्छा, इस जो रमज़ान मुबारक का जो महीना है उसकी देखिए, हम सबसे पहले स्पिरिट देखें, उसकी स्पिरिट क्या है। उसकी स्पिरिट ये है कि सब्र का महीना है, कि आपने शदीद गर्मी भी है, आपके पास सारी दुनिया जहाँ की आपके सामने नेमतें पड़ी हैं और आप उससे आपने हाथ रोका हुआ है। ट्रू, ये एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है जो हम 15-16 घंटे पूरे दिन में करते हैं, और इसका जो मंतकी नतीजा ये होना चाहिए कि हम बाकी दिन में भी और बाकी महीनों में भी इस चीज़ को अपने लेके जाएं। तो क्योंकि हमने जो एक महीना जो प्रैक्टिस की है, उसको सीखा है, जिस काम को सीखा है उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर भी इम्प्लीमेंट करें कि हमें दुनिया की भी तरगीबात हों और फिर भी हम अपनी जो है उसको ना कह सकें अपनी उनको, और जो हमारे
चीज़ें अच्छी हों हम उनको सेलेक्ट कर सकें जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस स्पिरिट को भुला बैठे हैं। स्पिरिट को भुलाने का नतीजा ये हो कि जो ही रमज़ान का महीने में अफ्तार का वक्त आता है तो हम हर वो चीज़ जो साल में शायद कभी भी नहीं खाते, तो हर वो खाना, हर वो डिश जो हमने उसको सब पूरे साल में ना खाने की कोशिश भी नहीं करते, वो हम खाने की कोशिश करते हैं। ठीक और हमने इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक है जी हमारी अफ्तारी। अब अफ्तारी क्या है कि अफ्तारी में खजूर तो खा ली, वो तो खोल लिया रोज़ा। ओके। असूल तो ये आप पानी पीते और अपना खाना लेते, ये नहीं कर रहे। हम अफ्तारी के बाद शरबत पिए, दूध सोडा पिया और बहुत सारे मीठे मशरूबात थे वो लिए, और उसके बाद पकौड़ों की बारी आई, फिर समोसे भी रह गए हैं, और फिर उसके बाद जो है फ्रूट चाट की बारी आनी है, दही भल्लों की बारी आनी है। तो ये एक पूरा जो मेन्यू बनता है, लवाजमात है, ये जो मेन्यू बना है ये इतना हैवी होता है कि बहुत सारे जो पेशेंट मेरे पास आते हैं वो फखरिया कहते हैं जी मैं सिर्फ अफ्तारी करता हूँ, खाना नहीं खाता। तो ये अगर इतना कुछ खा के तो खाने की गुंजाइश तो कम ही बनती है। और ये देखें कि हम जब सारा दिन भूखे रहते हैं रमज़ान तो हमारा जो मैदा है वो एसिड को प्रोड्यूस करता है, हमारे मैदे में जो एसिडिटी का एलिमेंट ज़्यादा हो जाता है जी। द मोमेंट हम रोज़ा खोलते साथ ही वो चीज़ों का इंतखाब करें जो खुद एसिड प्रोड्यूस करती, मुरगन चीज़ें हैं, मसालेदार चीज़ें हैं और हैवी हैं खाने में, तो उससे आपकी जो एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और मैदे की तज़ाबियत बढ़ती है। तो हम रमज़ान को ख़ुद अपने हाथों से जो फ़ायदा उल्टा नुकसान उठाने की कोशिश में लगे होते हैं, दानिस्ता तौर पे या ना दानिस्ता तौर पे। होना ये चाहिए। अब ये है कि सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन मैं अपने पेशेंट्स को भी बताता हूँ कि आप रोज़ा खोलें तो आपको जो रोज़ा खोलने के साथ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो पानी, क्योंकि आपने प्यास का अरसा काफ़ी गुजारा और डिहाइड्रेशन की स्टेट में होते हैं, और साथ भूख जो आपका जो है ग्लूकोज है उसकी ज़रूरत है, एनर्जी है। तो हमें ये दोनों चीज़ें पानी से मिल सकती हैं। अगर आप उसको आपके डॉक्टर ने इजाज़त दी है तो आप स्कंजबीन नींबू पानी है वो सबसे बेहतर है, उसके अंदर पोटेशियम भी है, थोड़ा सा अगर नमक डालें सोडियम भी है वो, और पानी भी है, और डिहाइड्रेशन का एलिमेंट वो आपका काफ़ी हद, विटामिन सी भी है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक कवर कर सकता है। और दूसरा ये है कि आप खुद खाना शुरू करें, खाना खाएं अपना, साथ ही खाना खाएं, अपना रूटीन खाना खाएं, रोटी जो आपका रोटी सालन चावल जो भी आप खाना चाहते हैं, जो खाते हैं वो अपना। तो ये जो लवाजमात आपने अभी गिनवाए थे वो कहाँ जाएंगे? नहीं मैंने तो लवाजमात देखिए, हमने जो फूड जो रमज़ान को हमने फूड फेस्टिवल की शक्ल दे दी है कि हमने रमज़ान है ये फूड फेस्टिवल हमने इसके तौर पे मनाना है कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हमने खाने, अनवाع किस्म के खाने बनाने हैं और बनाने सीखने हैं, और घर वालों को ट्राई भी करनी है, प्रेजेंटेशनें देनी है, और फिर उसके ऊपर अफ्तार पार्टीज़ हैं। बिल्कुल। अब वो एक सोशलाइजेशन है, ज़ाहिर है कि, लेकिन सोशलाइजेशन में भी हम एग्जिजरेट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब वो अफ्तार पार्टियाँ ऐसे चलती हैं कि वो शुरू अफ्तार पे होती हैं और फिर रात के 10, 11, 12 बजे तक लोग इकट्ठे बैठ के वो खाना पीना चलता रहता है, और फिर ये सहरी तक भी वो एट टाइम्स अफ्तार पार्टी सहरी पार्टी में भी यस, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो अब ये जो है ना, देखिए ये इसका खाना पीना मकसद तो नहीं है ना इस महीने का मकसद ये था कि, और हमें ऐसे देखें, आपने जो रोज़ा खोला खाना खाया उसके बाद आप तरावी के लिए चले गए, नमाज के लिए चले गए, आपने आधा पौना घंटा उसमें लाया, उसमें भी ज़रा आपको कुछ एक्सर्शन हुई। जो आपने लवाजमात है उसको ज़रा थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें कि जो आपने फ्रूट खाना है या फ्रूट चाट लेनी है, इस तरह की चीज़ है। फ्रूट एज सच नहीं हम खाते, हम उसकी चाट बना के फ्रूट वैसे खाएं वो ज़्यादा बेहतर। जो फ्रेश फ्रूट है उसको ऐसा उसको काट लें थोड़ा थोड़ा करके, वो आप जब नमाज से फारिग होकर रात को आएँ उस वक्त आप लें। वो उस वक्त स्नैक टाइम है, आपको भूख भी लगती होगी, उस वक्त ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, पानी का इस्तेमाल करें। लेकिन ये जो हमने इसको बना लिया, बजाय हम रमज़ान का फ़ायदा उठाने के हम उल्टा अपना नुकसान कर रहे होते हैं, जो इसका मंशा नहीं है, जो इसका मकसद नहीं है। और मैंने ये देखा है कि हमारे जो बहुत सारे हम जब वेस्ट में बात करते हैं वो उनके ज़हन में एक ही बात आती है कि रोज़ों की वजह से रोज़े की हालत में शुगर यानी हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। तो हम उनको जब ये बताते हैं कि हमारे मुल्क में हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, जहाँ शुगर को कंट्रोल करना मुश्किल हुआ होता है। और अक्सर मुझे अभी कॉल्स आ रही हैं, साथ मुझे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, डॉक्टर साहब शुगर 300 से कम नहीं आ रही रोज़ों में, यार पहले बिल्कुल ठीक जा रही थी। तो रमज़ान में हाइपरग्लाइसीमिया बहुत बड़ा
एक फैक्टर है। और फिर उसके साथ ये है कि वेट गेन का इशू हो जाता है, वेट गेन कर जाते हैं, बजाय कि हम वेट लूज़ करें तो वेट गेन हो जाता है। सिर्फ इसको इस तरीके से भी देखें कि अगर एक आप फ्रूट चाट पाकिस्तान में कितनी खाई जाती है, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स के कंजम्पशन, अगर आप फ्रूट चाट ना खाए 1 महीना तो क्या ख्याल है फ्रूट के रेट्स कहाँ पे जाएंगे? नीचे, बहुत नीचे। वो बिल्कुल टके टोकरी आपको मिलेगा भी बहुत। और हर वो चीज़ खाने पीने वाली चीज़ों के रेट्स बढ़ जाते हैं, सिर्फ इसकी वजह है उसकी डिमांड में इजाफा हो जाता है। तो आराम से अगर जो देखिए हमने किया क्या बेसिकली, हमने अब खाने को डिले ही किया ना। हमने 3-4 पहले अगर हम लंच कर रहे थे 3 बजे 4 बजे तक कर रहे थे, तो हम 7 बजे कर रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या मैं ये सही कहता हूँ कि हमने ईटिंग विंडो असल में चेंज की है? 8 घंटे जो इफ्तार से लेकर सहरी तक 8 घंटे कम बेश, उसमें भी कुछ नींद अगर कोई करे तो अब वो ईटिंग विंडो आ गई है और 16 घंटे कम बेश हमारी मुंह बंद की विंडो आ गई है। हाँ बिल्कुल सही कहा कि आपने। और वो जो 7-8 घंटे हैं तो उसको हमने खाने पीने में गुजारना शुरू कर दिया कि हमें शायद पता नहीं कितनी कोई कमज़ोरी हो गई है, हमारे कितनी की कमी रह गई है। हालांकि इसको बिल्कुल सादा तरीके से गुजारा जा सकता है और इसके सही बेनिफिट्स लिए जाते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं? आपको अगर कोई वेट कंट्रोल करना चाहे तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि पूरा महीने में डाइट को कंट्रोल कर सकता है। अगर कोई ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना चाहता है, शुगर को कंट्रोल करना चाहता है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तीसरा, अगर आपने कोई बंदा डिसिप्लिन करना चाहता है वो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तीसरा, अगर कोई स्मोकिंग छोड़ना चाहता है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो हमें इसके लिए इस चीज़ों पे हम गौर नहीं करते, तो हमारा फोकस्ड होता है कि खाना पीना किस वक्त हम ज़्यादा कर सकते हैं। और उससे ऊपर अब जो है कि हमारी जो और चीज़ होगी कि जैसे इसने बात की कि जो सहरी पार्टीज शुरू हो गई हैं। और सहरी पार्टीज़ में वो आम सहरी नहीं है, वो सादा सहरी नहीं है, उसमें पराठे भी हैं, नान भी है और निहारी भी है और उसके अंदर लस्सी भी है। तो तो अब मेरा ख्याल है कोई गुंजाइश हमने छोड़ी नहीं है कि हर तरह से इसको फूड फेस्टिवल का हमने नाम दे दिया। हालांकि फूड फेस्टिवल नहीं है, ये सब्र का महीना है, रियाजत का महीना है, इससे हम अपने आप को डिसिप्लिन करने का महीना है। डॉक्टर साहब मैं देख रहा था आपके रिसेप्शन पे क्लिनिक में कि अमूमी तौर पे मैंने देखा था कि थोड़ी प्रैक्टिस में पेशेंट कम हो जाते हैं। इस बार मुझे ऐसा रमज़ान में नहीं लगा, क्या वजह है? क्या पेशेंट्स क्यों ज़्यादा अभी भी आ रहे हैं? कोई ख़राबी से आ रहे हैं या क्या इशू क्या है? अच्छा, एक तो वो जो है ना, आप थोड़ा सा एक अवेयरनेस से अपना आपको मैनेज करते हैं और अक्सर ये देखा गया कि 80% से ज़्यादा जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो रोज़ा रखते हैं हमारे यहाँ। तो रोज़े की हालत में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं उनको। जैसे मैंने भी जो प्रॉब्लम की, हाइपो की तो प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जो हाइपर की प्रॉब्लम हो रही है, लोगों के लेवल्स ख़राब हो रहे हैं और वो इस तरह कंसल्ट करने आ रहे हैं कि हमारी शुगर को कैसे हम इसको कंट्रोल करें, अपनी दवाइयों को एडजस्ट करवाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया के मेरा नहीं ख्याल शायद एक आध केस हमने अभी रिपोर्ट हुआ हो, लेकिन शुगर ज़्यादा होने के बहुत ज़्यादा हैं और पेट ख़राब होने के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, ये क्या वजह है? और गर्मी की वजह है या रोज़े की वजह? रोज़े की में के बाद जो हम जो है अफ्तारी में कुछ इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं जिससे पेट का मसला आता है। और तीसरा, इस सीज़न में आपने शायद नोट किया होगा कि हमारे ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर हेपेटाइटिस ए और ई बहुत फैला। ये पिछले दिनों में तो बहुत लोगों ने सफ़र किया। और टाइफाइड फीवर, टाइफाइड की एक ऐसी किस्म आ गई है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम। और टाइफाइड जो फीवर है वो ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड फीवर है जिस पे कोई एंटीबायोटिक असर ही नहीं करती। ये बड़ा डिलेमा है और पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि हम लोगों ने इतना बेतहाशा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया कि अब जरासीम उसके आदी हो गए हैं और जिस बीमारी का इलाज करने भी जा रहे हैं उसको फ़ायदा नहीं हो रहा। किसी ने मेरे ख्याल से भी किसी एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था दुनिया का बहुत बड़ा मसला अब दुनिया के अंदर जो आने वाला है कि ड्रग रेजिस्टेंट जो बैक्टीरियाज़ हैं, वो इन्फेक्शन हैं, वो आना शुरू हो जाए कि हम बीमारियों का इलाज करने की कैपेसिटी रखने के बावजूद भी इलाज नहीं कर सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी एक हेल्थ प्रॉब्लम दुनिया के अंदर आने वाली है। हमारे मुल्क में ये दो चीज़ें, वायरल हेपेटाइटिस जो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस ए और ई बहुत कॉमन हुआ है। जो हेपेटाइटिस ई है ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं उनके अंदर डिज़ास्ट्रस होता है, बाज़ औक़ात हेपेटिक फेलियर में चला जाते हैं, उनकी डेथ्स भी हो सकती हैं। तो इसके लिए सिंपल तरीका है, इससे बचाव
का सिंपल तरीका ये है कि आप अपना, क्योंकि ये खाने पीने से और अशिया से फैलता है, और जो ओरल फीकल रूट है यानी गंदगी से फैलता है, तो हम सिर्फ अपनी ज़ाती ज़िंदगी में सफाई का एलिमेंट रखें। खाना खाने से पहले हाथ धो लें, खाना खाने के बाद भी हाथ धोएं, और जो बाहर से जो चीज़ें हैं, जो ख़ास तौर पे बाज़ार की चीज़ें हैं, उनको अवॉइड करें। और अब साफ़ पानी, जहाँ अगर हम एक्सेस है अफोर्ड कर सकते तो साफ़ पानी को इस्तेमाल करें। और डॉक्टर साहब वो जो एक कहानी थी टाइफी मैरी या कुछ ऐसी, जी, वो क्या कहानी थी? टाइफाइड ऐसे होता है कि अगर आप उसको प्रॉपर ट्रीट ना करें तो आप कैरियर बन जाते हैं। तो एक खातून थी इंग्लैंड के अंदर जिसको मैरी नाम था उसको, और उसकी वजह से वो कैरियर थी बेसिकली, उसके अंदर जरासीम टाइफाइड के थे। तो वो क्योंकि कुक थी तो वो लोगों को खाना बना के खिलाती थी, तो उसने इन जरासीमों को आगे काफ़ी मुंतकिल किया और काफ़ी एक एपिडेमिक एक फैल गई, जिसकी वजह से उसको फिर पता आखिर में चला कि उसकी वजह से, तो क्योंकि ये पित्ते में होता है, ये जो है, और साथ लिवर के अंदर होता है, तो आप उसको इंटेस्टाइन के अंदर होता है, तो उसमें उसको फिर टाइफी मैरी का नाम दिया। तो अभी भी हमारे मुल्क में हो सकता है बहुत सारे लोग कैरियर हों यार हेपेटाइटिस, खुदा ना खास्ता अगर कोई कुक कैरियर है तो वो फिर, और कुक जो हेपेटाइटिस ए का, ई का या ये टाइफाइड का, ये देखिए कैरियर स्टेज पे ए और ई तो नहीं जाते क्योंकि ये एक्यूट हैं, ये नहीं जाते। हेपेटाइटिस जो बी और सी ये कैरियर स्टेज पे चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक्यूट इन्फेक्शन है, G8 इन्फेक्शन है, ये होता है तो एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, फीसिस में एक्सक्रीट हो रहा होता है। लेकिन टाइफाइड का कैरियर होता है और डेफिनेटली वो अफेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह जो ख़ास तौर कुक है उनकी स्क्रीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग खाना पकाने के, जो पब्लिक किचन्स को हैंडल करते हैं, होटल्स के अंदर हैं, इंस्टीट्यूशनल किचन्स हैं, उनके अंदर उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए कि वो टाइफाइड या इस तरह की बीमारियों का शिकार तो नहीं है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। अब ये फरमाइएगा कि ये आखिरी अशरा जो है इसमें बरकतों का अशरा है, जहन्नुम की आग से बचने का अशरा है, दूसरी तरफ जो है शॉपिंग का अशरा है, तो इस पे भी थोड़ी राय दीजिएगा। शॉपिंग का अशरा तो है, इससे बचने की एक ही तरीका, आप एतकाफ़ बैठ जाएं। वही वाली बात जो है। ठीक है, उससे बिल्कुल आप पे लोड काफ़ी कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है ना। तो क्योंकि एतकाफ़ का अशरा भी है, एतकाफ़ का अशरा भी है, तो उसमें ये होगा कि आप एतकाफ़ बैठ जाए तो आप जन्नत भी मिलेगी और मुश्किल से भी, खर्चे से भी जान छूट और बीवी की शॉपिंग से भी आप बच जाएंगे। तो अभी मैं कल देख रहा था तो किसी ने लगाया हुआ था कि एक इश्तहार किसी ने दुकान पे लगाया था कि टेलर एतकाफ़ पे बैठ गया तो जो सूट ईद के बाद मिलेंगे। ओह गॉड, मैंने कहा ये तो बहुत बुरी खबर ख़वातीन के लिए होगी कि उनका जो दर्जी है वो एतकाफ़ पे बैठ गया तो फिर तो उनके लिए मसला हो जाएगा। तो खैर ये है कि इसमें जो ज़ाहिर है 2-3 रुझान होते हैं। कुछ लोग इसमें ज़्यादा एग्जर्शन होना शुरू हो जाती है। एक तो अफ्तार पार्टी कुछ पे दर पे आना शुरू हो जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आपको इनवाइट करते हैं। और फिर दूसरा इसमें ये होता है कि आप जब बाज़ार में जाते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन, उनका जो बाज़ार जाने का वक्त होता है वो आफ्टरनून में आप निकलते हैं, क्योंकि सुबह तो मार्केट्स खुलती नहीं है, गर्मी भी बहुत होती है। जब मगरिब से पहले निकलेंगी, अक्सर उनका रोज़ा मार्केट के अंदर ही इफ्तार खुलता है। तो इस तरह उनको ये होता है कि वो एक्सर्शन का पीरियड ज़्यादा हो जाता है, तो उससे ये होता है कि उनको हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांस होता है। हो सकता है वो इसी हाइपोग्लाइसीमिया के ज़रिए असर किसी गलत सूट का इंतखाब कर लें और पैसे ज़्यादा दे के आ जाएं, ये भी हो सकता है। तो ये राइट प्रैक्टिकली तो इसलिए जो कोशिश करें कि रोज़ा खुलने के बाद आप जाएं, जब हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस ना हो, तो कि आप सही चीज़ ख़रीद सकें और पैसे भी आप किसी को गलती से ज़्यादा ही ना दें। तो ये, और फिर बाज़ औक़ात ये होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि रोज़े के वक्त जो लड़ाई झगड़े के जो चांसेस ज़्यादा हो रहे होते हैं, कलर भी ठीक से नज़र आ रहे होते हैं, कलर भी गलत, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, दुकानदार से झगड़ा ज़्यादा हो सकता है, उसमें और प्रॉब्लम आ सकती हैं। ट्रैफिक का आपकी वो स्टकअप हुई होती है, सो रश ज़्यादा होता है, उससे ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पर इसमें जो ऑन सीरियस नोट के इसमें हाइपोग्लाइसीमिया का चांस बहुत बढ़ सकता है, और इससे बचने के लिए कोशिश करें कि उस वक़्त ना करें जाएं जब आप रोज़े की हालत में, उसके बाद आप जा सकते हैं। और
और दूसरी ये चीज़ है कि अपने जो ख़ास तौर पे जिन लोग ख़वातीन न्यूरोपैथी का शिकार है, जिनके पैरों में बेहिस्सी है, वो बाज़ औक़ात अपने आप को इतना थका लेते हैं उसके शॉपिंग के दौरान कि उनको छाले बन जाते हैं पाँव के अंदर, और खुदा ना खास्ता पाँव पे अगर छाले बन गए और खुदा वो बिगड़ जाए तो और प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन लोगों को अपना ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ख्याल करना, अपना ज़्यादा एक्सर्शन से बचना चाहिए, और जूता बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, और ख़ास तौर पे जब शॉपिंग से वापस आएँ तो अपने पाँव का मुआयना खुद करें या किसी से करवाएं कि खुदा ना खास्ता कोई छाला वगैरह तो नहीं है। शौहर से करवा लें, मुआयना भी और दबा भी लें पाँव। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, आपने अभी ज़िक्र किया कि जो इफ़्तार पार्टीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं आखिरी अशरे में, कि लोग कहते हैं चलें अब रमज़ान ख़त्म हो रहा है। ईद के दिन से शुरू हो जाती है एक नई रूटीन। वो जो रमज़ान की रूटीन है अब वो चेंज हो गई। आपने कहा 80% लोग माशाल्लाह मुसलमान जो हैं वो रोज़ा भी रखते हैं, डायबिटिक्स। तो ये जो ट्रांजिशन है और जो फिर ईद मिलन पार्टीज शुरू होनी है, वो उनके ऊपर भी कोई रोशनी डाली है। अच्छा, ईद से ना जो मेरे ख्याल से ईद का दिन जो होता है ना, ईद की तैयारियां तो ज़ाहिर है वो हमने डिस्कस कर ली हैं, लेकिन ईद का दिन जो ईद ईद के दिन पे या उससे पहले जो लड़कियां मेहंदी लगवाती हैं, उसका तो डायबिटिक्स का कोई मसला नहीं। देखिए, मेहंदी में ना आजकल कुछ मेरा नॉलेज के मुताबिक उसमें कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो कुछ सेंसिटिव होती है, कुछ ख़वातीन की स्किन सेंसिटिव होती है, तो उसको ये ज़रा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एसिड्स हैं, इस तरह के केमिकल्स, उसको रंग स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें जो है कि इन चीज़ों से ज़रा थोड़ा वो डिज़ाइन आपका लाइफ टाइम भी रह सकता है। वो टैटू टाइप है। एग्जैक्टली, वो फिर ऊपर से स्किन उतर जाती है उतनी। तो ये इस किस्म की जो मेहंदियाँ हैं इसको अवॉइड करें। जो नेचुरल है वो लगा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। ख़ासतौर पर कुछ लोग पाँव में भी लगाते हैं, तो पाँव पे भी खुदा ना खासा अगर सेंसिटिविटी इम्पेयर्ड है डायबिटीज़ की वजह से, वहाँ पे अगर एलर्जी भी हो गई तो और छाले वगैरह बन सकते हैं। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि ईद का जो दिन होता है, चूड़ियाँ तो पहन सकती हैं, चूड़ियाँ तो पहन उसमें तो कोई मसला नहीं, लेकिन मर्द ना पहने। ठीक है। ख़वातीन तो आजकल चाहती हैं कि मर्द भी पहन ही लें। चलिए। तो, अच्छा, दूसरा उसमें ये है कि इसके साथ जब ईद का दिन होता है तो ईद का दिन ऐसा होता है कि इसमें एकदम आपकी रूटीन ओवरनाइट चेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, और बाज़ औक़ात ये पता नहीं होता कि सुबह रोज़ा है कि या ईद है। वो तो इस बार जो फवाद चौधरी साहब है हमारे वज़ीर साइंस, उन्होंने कहा है कि 5 तारीख को ईद होगी। हाँ, वो बहुत सारे लोगों ने वो कैलेंडर की बात हो रही है, कैलेंडर है। अच्छा, तो अगर हमें नहीं पता कि अगर हम शक में हैं कि रोज़ा है या ईद है, तो हमें एक ये भी होता है कि हम क्या करें, अपनी दवाई को किस वक्त खाएं, उसको इंसुलिन को किस वक्त खाएं। और जब ईद की सुबह होती है तो ज़ाहिर है कि सबसे पहले जो नज़र आता है फिर वो खाना, वो फिर शीर खुरमा से, शीर खुरमा है, खजूरें हैं, और फिर बहुत सारे मिठाइयाँ हैं। तो इसका नाम ही मीठी ईद है। मीठी ईद है। तो मीठी ईद है तो ये तो एक और जुल्म है डायबिटिक पर्सन के लिए कि उनके मीठी ईद, क्योंकि वो मीठा ना खाएं तो वो क्या करें। मीठी ईद भी लोगों ने खुद ही नाम बनाया है, हालांकि वो तो ईद है, छोटी ईद। अच्छा, अब मीठी ईद में जब वो कहेंगे अगर हम ईद वाले दिन भी मीठा ना खाए तो हमने फिर तो ईद का मज़ा तो ना आया। अच्छा। ये एक उनका एक मिथ है, बयानिया होता है, बयानिया। तो, अच्छा, उसमें हम ये कह सकते हैं कि आप जैसे मैंने खुद उसमें देखा भी है कि अगर मीठा सेवइयाँ बनानी है उनके लिए या शीर खुरमा बनाना है तो स्टीविया प्लांट आजकल है, जो स्टीविया प्लांट से जो शुगर आती है उसको काफ़ी अच्छा, टेस्ट भी अच्छा है, थोड़ी मिकदार में यूज़ होती है। ब्लड शुगर पे उसके असर, ब्लड शुगर पे भी कोई असरात नहीं है उसके, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। सेवइयाँ हैं, दूध है, वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर है एतदाल से लें। और उसमें ये होता है कि खाना बहुत ज़्यादा खाया जाता है, और जब आप बहुत सारे मेहमानों किसी के घरों में भी जाते हैं वहाँ भी कुछ ना कुछ खाने को मिलता है, तो ओवर ईटिंग का होता है। तो आप अपनी जो इंसुलिन की डोज़ है ख़ास तौर पे उसको ज़रूर एडजस्ट करें हर मील के हिसाब से, कि हमने अगर ओवर ईटिंग की है तो हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा डोज लें। और उस दिन ज़ाहिर है ऑब्वियसली आप वॉक पे भी नहीं जाते, तो आपका जो शुगर लेवल है वो आप कम से कम सुबह, दोपहर, शाम तो ज़रूर लाजमी तौर पे चेक करें। प्री ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट के बाद भी कर लें, लंच से पहले करें, 2 घंटे बाद भी करें, रात खाने से पहले,
और 2 घंटे बाद, तो इससे आपको अंदाज़ा हो कि अपनी डोज को कहाँ एडजस्ट करना है। ठीक। तो इस तरह हमें थोड़े से हमें कॉशियस होकर ये करना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा। और इसमें एक और जो चीज़ होती है कि आप जो दवाइयाँ ले रहे होते हैं, मिसाल के हम कहते हैं जो इंसुलिन है हम कम वाली डोज़ सहरी पे लेते हैं और अफ्तारी पे ज़्यादा डोज लेते हैं, हम नॉर्मली ये कर रहे होते हैं। तो आपने रमज़ान ख़त्म होते ही आप इसको अपने रिवर्स डोज पे अपने पुराने वाले नुस्खे पे चले जाना है। नाश्ते से पहले ज़्यादा डोज और रात के खाने से पहले कम, यानी पुराना जो नुस्खा आपका चला। बहुत सारे लोगों ने उसी रूटीन को जारी रखा था, जिससे उनका कंट्रोल ख़राब हो जाता है। और गोलियों की मिकदार में भी क्योंकि हमने एडजस्टमेंट दी होती है, वो दोबारा डे 1 से ईद वाले दिन से ही अपनी जो दवाइयाँ हैं उसको एडजस्ट करें। तो और बहुत एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारी ख़वातीन ने नए शूज़ और बंदों ने नए शूज़ लिए होते हैं और पहले दिन जो शौक में जो जूता पहनते हैं, नया जूता जो है वो कई दफ़ा काटता भी है, तो वो कई दफ़ा छाले बन जाते हैं। तो पहले दिन जो जूता नया लें, उसको जो डायबिटिक पेशेंट है, ख़ासकर जो जिन लोगों को न्यूरोपैथी है, वो 1-2-2.5 घंटे से ज़्यादा उसको ना पहने, फिर उसको थोड़ा सा रिलैक्स करें, खुला जूता पहने। तो इस तरह अपने पाँव का भी ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इम्तियाज़ हसन और मिस नादिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, ये थी वो काम की बातें, प्रैक्टिकल एडवाइस जो डॉक्टर इम्तियाज़ हसन ने आपको दी। और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ईद से पहले एक और प्रोग्राम भी आपके साथ मिलके करें। बाहर सूरत जो आज बातें हुई हैं बाकी रमज़ान में आखिरी अशरे में और ईद के लिए जो डॉक्टर इम्तियाज़ हसन ने आपको बातें बताई हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, उन पे अमल पैरा हो जाएं और अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी होगी। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।